Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह के मेंसुरेशन की एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले वाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कुछ 2-3 सवालात भी स्टार्ट कर दिए जाएं, जितना हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन। हमने डिस्कस किया था 3 डायमेंशन सॉलिड्स में कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें फॉर्मूलाज को डिवाइड किया हुआ है, और सबसे पहली कैटेगरी है प्रिज्म, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी कंप्लीटली। प्रिज्म में हमने बात की थी जनरली कोई प्रिज्म हो वो जिसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो, फिर हमने बात की थी क्यूबॉइड और क्यूब की, और एंड में हमने सिलेंडर पे बात की थी। अच्छा, अब हमने बात करनी है, आज जो हमने बात करनी है वो बात होगी पिरामिड और स्फेयर पे। और फिर मैंने ये बात बताई थी कि पिरामिड एंड स्फेयर जब एग्जामिनर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस में देगा, जब किसी एग्जाम में पिरामिड या स्फेयर का सवाल आएगा तो एग्जामिनर फॉर्मूलाज देगा, सरफेस एरिया के भी और वॉल्यूम के भी, लेकिन वो फॉर्मूला देता ज़रूर है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपको भी याद हो, क्योंकि वो फॉर्मूला जैसे कोन का है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट कह रहा होता है, और बेस एरिया हमें पता होना चाहिए कोन का क्या होता है। बहरहाल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम में बगैर कुछ किए चले गए तो हमारा काम नहीं बन सकता। तो बहरहाल पिरामिड जिसमें कोन शामिल है, और स्फेयर जिसका आधा जो है वो हेमिस्फेयर होता है। तो बहरहाल इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं डिटेल में। हमने सिलेंडर तक कर लिया था, आइए पिरामिड से स्टार्ट लेते हैं। पिरामिड इज 1/3 ऑफ अ प्रिज्म। पिरामिड में हम ये बताया, सबसे पहली चीज जो आपके जहन में होती है, जो बुक्स वगैरह है उसमें पूरा डराइव करके बताया कि एक प्रिज्म है, उसके जो है वो 3 हिस्से किए जाएं तो पिरामिड बन जाएगा। व्हाट इज अ पिरामिड? पिरामिड इज 1/3 ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म का जो 1/3 होता है वो पिरामिड है। अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। आसान लफ्जों में, अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद हो गया, जो कि याद करना था, दिया हुआ नहीं होता, तो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया कि पिरामिड इज 1/3 ऑफ अ प्रिज्म। तो पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। So what is height? We always know कि height is something that is perpendicular. प्रिज्म में हाइट क्या थी? जो दो सेम फेसेस होते थे टॉप बॉटम पे या राइट लेफ्ट पे, उनके दरमियान जो पैरेलल लाइंस होती थी उनको हम हाइट ऑफ द प्रिज्म कहते थे। यहाँ पर जो है, जो बेस है उससे परपेंडिकुलर जो लाइन है, बेस से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम कहते हैं पिरामिड। अच्छा, पिरामिड कितने किस्म के होते हैं? कई किस्म के पिरामिड हो सकते हैं। एक एक पिरामिड होता है रेक्टेंगल बेस पिरामिड। टाइप्स ऑफ पिरामिड। रेक्टेंगल बेस पिरामिड जिसका बेस रेक्टेंगल होता है, जैसा कि अभी हमें जो डायग्राम लेफ्ट पे नजर आ रहा है वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस पिरामिड है। तो स्क्वायर बेस पिरामिड के जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा। अच्छा, ट्रायंगल बेस पिरामिड। ट्रायंगल बेस पिरामिड को ना टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रन का लफ्ज कहीं देखे ना लिखा हुआ? अ टेट्राहेड्रन इज शोन। अब समझ जाएं कि टेट्राहेड्रन का मतलब है ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक ट्रायंगल हो। अच्छा, अब पेंटागन बेस्ड पिरामिड। अच्छा, पेंटागन बेस्ड पिरामिड होगा तो पेंटागन का एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, क्योंकि बेस एरिया पेंटागन होगा, तो उसका बेस एरिया का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो फिर पेंटागन का एरिया हमें दिया जाएगा। जैसे एग्जामिनेशन में कहीं अगर सवाल आ जाए, वैसे किताबों में ज्यादा मिलता है, पास पेपर में हमें इतना ज्यादा नजर नहीं आता, कभी इक्का दुक्का कोई सवाल गुजरा हो। तो पेंटागन बेस पिरामिड अगर दिया जाएगा तो समझ लो बेस एरिया जो पेंटागन है उसका एरिया हमें बताया जाएगा, क्योंकि पेंटागन का एरिया हम निकाल नहीं सकते। फिर जो 6 साइडेड है बेस, तो हम कहेंगे हेक्सागन बेस्ड
पिरामिड। तो भाई मुख्तलिफ किस्म के पिरामिड बन सकते हैं। और फिर एक है सर्कल बेस्ड पिरामिड, जिसको हम कहते हैं कोन। ये सबसे अनमोल है, सर्कल बेस्ड पिरामिड, जिसको हम कहते हैं कोन, जिसकी डिस्कशन जो है मैं अभी नीचे करूंगा। सही है ना? तो कोन, मैंने कहा ना पिरामिड के अंदर क्लासिफाई होता है कोन। क्यों? क्योंकि कोन इज अ सर्कल बेस्ड पिरामिड। बस ये एक बात मेंशन करनी, बाकी कोन में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब पिरामिड जो कि 1/3 ऑफ अ प्रिज्म होता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने समझ लिया, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। यहाँ लिखा हुआ भी फॉर्मूला में है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। Height is always perpendicular to the base. Base area can be a rectangle, it can be a square, it can be a triangle as well, in which case it would be known as tetrahedron. Achha, it can be a pentagon, it can be a hexagon, it can be octagon, it can be a circle, in which case it will be referred to as a cone. अच्छा, अब what is surface area? वॉल्यूम पिरामिड में बिल्कुल सिंपल होता है, अगर हमारे पास बेस एरिया आ जाए। अच्छा, बेस एरिया कैसे आएगा? हाइट तो इतने परपेंडिकुलर है, या दी हुई होगी या किसी तरह निकल जाएगी, या दी हुई होगी या किसी तरह निकल जाएगी। अब कैसे निकलेगी ये सवाल पैदा होता है, इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन अगर बेस एरिया की बात की जाए, तो अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल बेस पिरामिड में, तो बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया वुड बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर है तो बेस एरिया वुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्राइंगल बेस पिरामिड है तो बेस एरिया वुड बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। और पेंटागन बेस पिरामिड में बेस एरिया वुड बी एरिया ऑफ पेंटागन, जो कि गिवन होगा, या फिर कोई ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ होगा पेंटागन को, कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे वो निकल सके, या फिर वो नहीं दिया हुआ होगा। तो बहरहाल बेस एरिया या तो हम फॉर्मूला 2 डायमेंशनल शेप्स के जो फॉर्मूला हमने सीखे उसके जरिए निकल जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हम उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/3 ऑफ दैट ले लेंगे, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट से वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल सरफेसेस। व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल सरफेसेस। तमाम सरफेसेस का जो सम होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो पिरामिड में कितने सरफेसेस होते हैं? तो देखें, मैंने पिरामिड प्रिज्म के लिए एक बात बताई थी, बेस में जितनी साइड्स होती हैं प्रिज्म के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, या बेस में जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ज्यादा सरफेसेस होते हैं। तो पिरामिड में पता क्या बोलूंगा मैं? साइड्स ऑफ बेस एरिया, साइड्स ऑफ बेस +1। वहां पर क्या था? साइड्स ऑफ बेस +2। अगर बेस में 3 साइड्स हैं तो सरफेसेस 5 होते थे अगर सॉलिड है तो। यहां पर अगर बेस की साइड्स 4 हैं तो सरफेसेस होंगे 5। जितनी बेस की साइड्स होंगी उससे एक ज्यादा सरफेस होगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी तफसीलात सुने। ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई हमें डायग्राम में नजर आ रही है, ये वाली लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट व्हिच इज फॉर्मिंग राइट एंगल। बेसिकली वर्टिकल लाइन जो होती है, मैं इसको नाम देता हूं, दिस इज ए, और ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल या स्क्वायर। जो बेस का सेंटर है उसको सी कह देता हूं। तो ए सी इज माई हाइट, और ए सी इज अ वर्टिकल लाइन। ट्रिग्नोमेट्री 3 डायमेंशनल रिकॉल करें, AC is a vertical line। और ट्रिग्नोमेट्री ने हमें एक और बात सिखाई। ट्रिग्नोमेट्री ने सिखाया कि if a line is vertical, as AC is vertical, any line passing through C will be perpendicular to AC। ये बात ट्रिग्नोमेट्री ने हमें सिखाई थी कि अगर कोई लाइन वर्टिकल हो और वो वर्टिकल लाइन बेस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, उस बेस पॉइंट से गुजरने वाली हर लाइन उस वर्टिकल लाइन से राइट एंगल बनाएगी और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब अगर मैं यहां पर नाम दे दूं, B है, ये D है, ये E है, और पीछे वाला पॉइंट है F, तो मुझे बताएं कौन कौन से ट्रायंगल्स राइट एंगल बनेंगे?
अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ ट्राइंगल बनेंगे, मैं कहता हूं ए सी, और ये वाला पॉइंट जो बी डी का सेंटर है उसको मैं कह देता हूं एक्स। तो ट्राइंगल ए सी एक्स विल बी राइट एंगल। अच्छा, फिर मैं यूं बना लेता हूं, ए सी बी बना लेता हूं, तो ट्राइंगल ए सी बी ये भी राइट एंगल होगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स लिख रहा हूं। अच्छा सर, आप लिख तो रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? भाई एग्जामिनेशन में जब पिरामिड का सवाल आता है ना, तो इस तरह के ट्राइंगल्स कंसिडर होके या तो हाइट का इस्तेमाल होता है या हाइट निकलती है। तो जो भी ट्राइंगल है जो AC के साथ कनेक्ट होगा, कोई भी ट्राइंगल जो वर्टिकल लाइन के साथ कनेक्ट होगा और बेस पॉइंट C से गुजरेगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल बनने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स की नॉलेज में हमने सीखा था कि अगर सिर्फ लेंथ्स इन्वॉल्व हो तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल होगा, सो का टोआ। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल होगा, जो कि सो का टोआ के नाम से मशहूर है। तो भाई देखें, आप डायग्राम में देखें, ए सी एक्स, ए सी बी, ए सी डी, ए सी एफ, ए सी ई, कोई भी लाइन, कोई भी ट्राइंगल जो AC के साथ होगा वो राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल बनेगा तो काम हो जाएगा आसान। तो मैं आपको अभी से बता दूं, जब पिरामिड का सवाल आएगा तो अपने दिमाग को एक्टिव कर लिया करें और राइट एंगल ट्राइंगल्स बना बना के काम किया करें। अभी हम सवालात करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि पिरामिड के अंदर बड़े राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाए जाते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल्स बनकर जो है कुछ काम हमारे बनते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एच हमारी हाइट है। ये एच जो है ये वर्टिकल हाइट है। ये जो ए बी है और ए डी है और ए ई है और ए एफ है, व्हाट इज दिस? ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, ये क्या चीज है? ये तमाम की तमाम जो है ना स्लांट हाइट्स कहलाती है। नहीं, ये स्लांट हाइट नहीं है, एक मिनट, ये एजेस है, सॉरी माय बैड। अच्छा, एजेस, फेसेस और वर्टिसेस का कॉन्सेप्ट भी आपको देना है, मैं लिख रहा हूं, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। एजेस, फेसेस और वर्टिसेस, इस पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे स्लांट हाइट क्या है। स्लांट हाइट क्या होगी पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे मिटाने दी जरा। अगर मैं A से X तक ज्वाइन कर लूं, तो ये जो AX है ना, AX, अच्छा फिर मैं यहाँ Y मार्क, E और D का सेंटर Y मार्क कर लेता हूँ। ये जो AY है, तो AX और ये जो AY है, व्हाट आर दीज? दीज आर हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स की हाइट है और ये कहलाती है स्लांट हाइट्स ऑफ पिरामिड। स्लांट हाइट्स ऑफ पिरामिड। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है राइट पिरामिड का, हमारे सिलेबस में ज्यादातर राइट पिरामिड ही आ रहा होता है। व्हाट इज राइट पिरामिड? राइट पिरामिड की डेफिनेशन किताबों में लिखी है, राइट पिरामिड इज अ पिरामिड ऐसा पिरामिड जिसका बेस का सेंटर वर्टिकली बिलो द टॉप हो, मतलब जो टॉप ऑफ द पिरामिड है उसके बिल्कुल वर्टिकली बिलो सेंटर ऑफ द बेस हो। वेट, top of the pyramid is vertically above the center of the base। ऐसा पिरामिड जिसका टॉप पॉइंट, जो बेस है ना, बेस जैसे इस केस में रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल का जो बिल्कुल अल्टीमेट सेंटर है, रेक्टेंगल का सेंटर, रेक्टेंगल के सेंटर से वर्टिकली ऊपर अगर जाया जाए और अगर टॉप ऑफ द पिरामिड नजर आ जाए तो वो राइट पिरामिड है। ऐसा भी होता है, ऐसे भी पिरामिड्स होते हैं जिसमें जब बेस के सेंटर पे आके जब ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें टॉप मोस्ट पॉइंट नजर नहीं आता, इसका मतलब वो पिरामिड राइट पिरामिड नहीं है। तो इस तरह सोच लें कि टॉप ऑफ द पिरामिड जो है उसके बिल्कुल वर्टिकली बिलो सेंटर ऑफ द बेस है,
या यूं सोच लें कि सेंटर ऑफ द बेस से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जो है टॉप ऑफ द पिरामिड है। तो ऐसे पिरामिड्स को हम कहते हैं राइट पिरामिड। अच्छा, स्लांट हाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या दे रहा था कि ए से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट जो ए है, ए से वर्टिकली बिलो जब मैं सी तक आया तो ए सी इज माई वर्टिकल हाइट। एंड व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स अगर देखा जाए तो राइट, ये दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब मैं आपसे बात करता हूं, व्हाट इज ए एक्स? हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए एक्स क्या है? हाइट है और ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट इज ए वाई? ए वाई इज द हाइट ऑफ height of triangle AED। अच्छा, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जो है वो आस्ते आस्ते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप मोड पे भी आता हूँ, थोड़ी सी बातें दोबारा बताता हूँ। पिरामिड में हमने सबसे पहले ये सीखा कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। इट इज 1/3 ऑफ अ प्रिज्म, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये प्रिज्म पिरामिड का वॉल्यूम है, ये हमें समझ आ गया। तो मैंने कहा कि भाई पिरामिड का नाम उसकी बेस पे डिपेंड करता है, उसके बेस की जितनी साइड्स होंगी उसके हिसाब से उसका नाम है। अगर बेस में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बेस पिरामिड, बेस में स्क्वायर है तो स्क्वायर बेस पिरामिड। मुख्तलिफ किस्म के पिरामिड मैंने पढ़ा है, जिसमें सर्कल बेस पिरामिड को कौन का नाम दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, फिर हमने बात की कि हाइट क्या होती है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। जो बेस से निकल रही होती, बेस से परपेंडिकुलर होती है, वो हाइट होती है। हाइट ऑफ द पिरामिड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। फिर हमने कहा बेस एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने कहा बेस एरिया जो शेप होगा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा। और अगर हेक्सागोन या पेंटागोन या कोई और पिरामिड होगा तो उसका बेस एरिया एग्जामिनर हमें देगा। ये बात भी समझ आ गई। फिर मैंने कहा कि यार ये जो हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, जो पिरामिड की परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये एक वर्टिकल लाइन है। एज पर ट्रिग्नोमेट्री 3D जो हमने सीखा था, एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन बेस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से गुजरने वाली हर लाइन राइट एंगल बनाती। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और हमारे पास हाइट जो है वो या तो दी हुई होगी तो कुछ कोई और लेंथ निकाल लेंगे, और अगर हमें निकालनी होगी तो हम बाकी चीजों की बेसिस पर हाइट निकाल लेंगे। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि ये जो ए से एक्स है और ए से वाई है, ये क्या चीज है। तो ए से एक्स, ए से वाई, ये जो है ना, ये ट्राइंगल्स की हाइट्स है। जो पिरामिड के साइड पे ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं ना, पिरामिड के अंदर सरफेस एरिया की हमने बात की कि सरफेस एरिया कितने सरफेसेस होते हैं, पिरामिड में कितने सरफेसेस होते हैं। तो मैंने कहा बेस में जितनी साइड्स होती है ना, उससे एक ज्यादा सरफेसेस होते हैं। अब सरफेस होते किस तरह के हैं, मतलब क्या शेप होता है, इस पर हमने बात थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, इसकी बात मैं करता हूं पहले। तो शेप्स अगर मैं दिखाऊं तो कितने सरफेसेस हैं इस पिरामिड में जो हमारे लेफ्ट पे बना हुआ है, इसमें कितने हैं? इसमें 5 सरफेसेस हैं, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 सरफेसेस वो हैं। अच्छा, 4 साइड्स होने की वजह से क्या हो रहा है, हर साइड पे एक ट्राइंगल बन रहा है। आप देखें बेस में 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। उन 4 साइड्स पे हर साइड पे एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है। तो ईडी वाली जो साइड है उस पे भी एक ट्राइंगल है, बीडी वाली साइड पे भी ट्राइंगल है, एफ बी वाली साइड पे भी ट्राइंगल है, ई एफ वाली साइड पे भी ट्राइंगल है। तो 4 साइड्स और हर साइड में एक ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल्स वो हो गए और एक बेस एरिया। कितने सरफेस हो गए? 5। 4 ट्राइंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो 5 सरफेसेस हो गए ऑल टुगेदर। अच्छा, अब मुझे जब सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला है भाई? पिरामिड में याद रखें कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं जाता। पिरामिड में सीधा सीधा ये बताया जाता है तमाम सरफेसेस का सम। जो हमने प्रिज्म में भी कॉन्सेप्चुअल तरीका सीखा था वो यही था कि तमाम सरफेसेस का एरिया निकाल लें और उनको ऐड कर दें। फिर उससे हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था कि भाई अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला से करने का मतलब भी यही है। बस हम खोल के कर रहे थे और वो जो है वो थोड़ा सा समराइज फॉर्म में कर रहा था। तो अब अगर मुझे इस पिरामिड के केस में बेस एरिया निकालना है तो तमाम सरफेसेस का सम निकालना होगा। बेस एरिया तो मैंने वॉल्यूम के लिए निकाल लिया था, तो बेस एरिया का मतलब मसला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए,
हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये समझ नहीं आता कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो है वो ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल या स्क्वायर की साइड्स हैं ये होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, मैं यहां लिखता हूं, if the base of the pyramid is a square, the areas of all four triangles will be equal। अगर स्क्वायर है तो, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है फिर, if the base of the pyramid is a rectangle, if the base of the pyramid is a rectangle, then in that case areas of two triangles will be equal। मतलब 4 triangles बनेंगे ना, अगर 4 triangles हैं तो इनमें से जो 2 triangles होंगे उनका इक्वल होगा एरिया, और जो बाकी 2 triangles हैं उनका आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब 2 pairs ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स बन गए, एक पेयर सेम ट्राइंगल्स का अलग बन गया, एक अलग बन गया। क्यों भाई? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती है। जैसे अगर ये जो पिरामिड है वो रेक्टेंगल है तो DE और BF बराबर है। DE हर चीज देके लिखी नहीं जा सकती, कुछ बातें डिस्कशन में होनी चाहिए, तो सुना करें गौर से। DE और BF रेक्टेंगल में ये साइड सेम होंगी, तो DE पे बनने वाला ट्राइंगल AED और FB पे बनने वाला ट्राइंगल AFB ये क्या होंगे? बराबर। इसी तरह BD और FE बराबर होंगी, अगर रेक्टेंगल है तो BD और FE बराबर होंगी, तो ABD और AFE ये जो ट्राइंगल बनेगा ABD और AFE ये दो ट्राइंगल्स भी बराबर होंगे। तो ABD का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो AFE और ABD दोनों का आ जाएगा, और AED का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो AED और AFB दोनों का आ जाएगा। तो इसका मतलब 2-2 करके निकालूंगा, लेकिन अगर स्क्वायर होता तो एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर के केस में एक एरिया निकाल लिया तो 4 से मल्टीप्लाई, रेक्टेंगल के केस में एक एरिया निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, तो 2-2 करके आते हैं और स्क्वायर बेस में एक साथ आ जाते हैं। तो स्क्वायर बेस में काम थोड़ा जल्दी होता है और रेक्टेंगल बेस में थोड़ा वक्फे वक्फे से होता है। ये फर्क हो गया रेक्टेंगल बेस पिरामिड में और स्क्वायर बेस पिरामिड में। अच्छा सवाल पैदा होता है सर बेस के लिए तो हमें ट्राइंगल के एरिया के लिए तो हमें बेस और हाइट दोनों चाहिए ट्राइंगल की। तो बेटा जो ट्राइंगल है ABD इसकी बेस BD जो है यकीनन रेक्टेंगल की साइड्स अगर नहीं होंगी तो हम नहीं निकाल सकते। रेक्टेंगल की साइड्स का होना जरूरी है, या तो मौजूद होंगी या किसी तरह निकल सकेंगी। तो अब सवाल आएगा तो देखेंगे। तो ये रेक्टेंगल की साइड अज्यूम करेंगे है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ट्राइंगल की हाइट चाहिए, जो इस केस में AX है और AY है। AX आ जाएगी तो ABD का एरिया आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके AFE का आ जाएगा। AY आ जाएगा तो AED का एरिया आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके AFB का भी साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो AX कैसे निकल सकता है? तो मैंने यहाँ पर देखे ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ACX। और AY कैसे निकल सकता है? तो AC से कनेक्ट करके AY, तो मैं एक और ट्राइंगल यहाँ लिख रहा हूँ ACY, ट्राइंगल ACY। तो AC से कनेक्शन में ट्राइंगल्स बनाएंगे राइट एंगल और फिर पाइथागोरस से निकालेंगे अगर नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम से AX आ सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से AY आ सकता है, और AX और AY आने के बाद हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद हम टोटल सरफेस एरिया डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये ड्राइव हुआ कि ट्राइंगल की जो हाइट होती है ये बेसिकली पिरामिड की स्लांट हाइट्स होती हैं। तो हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर बेसिकली द स्लांट हाइट्स ऑफ पिरामिड, क्योंकि पिरामिड की जो अपनी हाइट है वो तो परपेंडिकुलर है। तो अगर कभी कोई कहे ना व्हाट आर द स्लांट हाइट्स ऑफ अ पिरामिड, तो वो जो स्लांट है पिरामिड के पर्सपेक्टिव से, तो वो स्लांट हाइट्स दरअसल किसकी हाइट्स होती हैं? जो ट्राइंगल साइडों पे है ना उनकी हाइट्स होती हैं। तो इस केस में जो मैंने AX और AY कहा ये ट्राइंगल्स की हाइट्स हैं। ये वो हाइट्स हैं जो सरफेस एरिया निकालने के लिए जरूर काम आएंगी, और ये AX और AY जो है पिरामिड के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो पिरामिड की स्लांट हाइट्स। तो स्लांट हाइट्स ऑफ पिरामिड्स आर द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स
तो ए बी डी की हाइट ए एक्स है, ए वाई की जो ट्राइंगल ए डी की जो हाइट है वो ए वाई है। तो ये हाइट्स सरफेस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा फिर मैं एक बात बता दूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ लिया, बेस एरिया की बात हमने कर ली, स्लांट हाइट और हाइट के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर लिया, स्लांट हाइट हाइट ऑफ ट्राइंगल्स होती है, ये बात भी कर ली। बस बातें सारी कर ली हैं। पिरामिड के हवाले से मेरे हिसाब से कुछ बात बची नहीं है। ये एजेस, फेसेस, वर्टिसेस तो ओवरऑल सारे 3D सॉलिड्स के लिए इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले मुझे बताएं यहाँ तक पिरामिड के हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा बेटा, कॉपी कर लें फटाफट, और कॉपी करने के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।
चलिए पिरामिड तक अगर लिख लें तो बस सही काफ़ी होगा, कौन बेशक ना लिखें, कौन अभी मैं समझाऊंगा उसके बाद लिख लीजिएगा। तो पिरामिड तक लिख लिया या रह गया है? फटाफट बता दें जल्दी फटाफट, ताकि मैं कौन स्टार्ट करूँ। अच्छा, पिरामिड की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेनली आप आइडेंटिफाई रखें। स्लांट हाइट्स और हाइट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और हाइट कभी दी हुई होगी कभी निकालनी होगी, उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल्स हम बनाएंगे। और उसके अलावा जो है वो सरफेस एरिया निकालने के लिए तमाम सर्फेसेस को ऐड करना पड़ेगा। बेस में जितनी साइड्स होंगी उससे एक ज़्यादा सरफेस होगा, और मुख्तलिफ किस्म के पिरामिड्स होते हैं। और राइट पिरामिड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल्स बन की चीज़ें आएंगी, ये बात हमने डिस्कस कर ली। और ट्राइंगल्स की जो हाइट्स हैं उसको ही उसी को स्लांट हाइट्स ऑफ पिरामिड कहा जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात हम एजेस, फेसेस और वर्टिसेस पे कर लेते हैं, ये होते क्या हैं। तो व्हाट आर द वर्टिसेस? वर्टिसेस जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वर्टिसेस। एक मिनट, इनको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं। अच्छा देखिए चले, एजेस क्या होती हैं और फेसेस क्या होते हैं और वर्टिसेस क्या होती हैं। अब जैसे एक पिरामिड है AFBED, तो ये जो पॉइंट्स है ना, वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। जो जो टोटल पॉइंट्स हैं, जैसे ABDEF आर द वर्टिसेस। तो अगर मैं इसमें बात करूं भाई, इस पिरामिड में कौन कौन से वर्टिसेस हैं, हम कहेंगे ABDEF are the vertices। सही है। अच्छा, फेसेस कौन कौन से होते हैं? जो सरफेस एरिया के लिए हम सारे सरफेसेस नहीं कंसिडर करते, वो फेसेस हैं। चेहरे, वो तमाम सरफेसेस जिनको टच किया जा सके उनको सिर्फ फेसेस भी कहा जाता है। एग्जामिनर कभी सवाल देता है, बोला कितने फेसेस हैं, या तमाम फेसेस का एरिया बताओ, या नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस बताओ, मुख्तलिफ बातें पूछी जाती हैं। तो जो पॉइंट्स होते हैं
उनको कहते हैं वर्टिसेस, और जो सरफेस एरिया के लिए हम सरफेसेस मानते हैं वो फेसेस हैं। These faces are अच्छा देखिए मैंने लिख दिया फेसेस क्या होते हैं। These are the faces which can be physically touched. Faces are the faces which can be physically touched. सिर्फ these लिख देता हूँ। These can be physically touched. Area of these faces is referred to as the surface area. तो अब अगर मैं कहूँ पिरामिड में कितने फेसेस हैं तो आप कहेंगे सर 5 फेसेस हैं। तो 5 फेसेस। और एजेस क्या होती हैं? ये जो लाइंस होती है ना, जैसे ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, ये सारी एजेस हैं जो लाइंस आ रही होती हैं टॉप पॉइंट से एक पहली वर्टेक्स तक, मतलब दो वर्टिसेस के दरमियान एक एज होती है। A line between any two vertices is referred to as an edge. अच्छा अब पिरामिड की बात करें तो कितनी एजेस हैं? ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ are the edges of the above pyramid. सही है, मैं अभी खाली पिरामिड के हवाले से बता रहा हूँ। 5 फेसेस ऑफ द अबव पिरामिड, और ये द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द पिरामिड अबव। या अभी मैं सिर्फ पिरामिड की बात कर रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो फेसेस जिनका एरिया हम निकालते हैं सरफेस एरिया के लिए वो सारे फेसेस हैं। जो पॉइंट्स हैं ए बी डी ई एफ, जितने पॉइंट्स एक 3D सॉलिड में होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिसेस। और किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान, अच्छा वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर वर्टेक्स, किसी सिंगल को हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, the word vertex is used for one point, and for many points we call vertices, the plural of vertex. तो वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल। तो किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान जो लाइन बनती है उसको कहते हैं एज। जितनी भी एजेस हैं वो काउंट कर लें तो आपको नंबर ऑफ एजेस पता चल जाएंगी। कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं एग्जामिनेशन में सीआई में, इसमें नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछता है। तो वी शुड बी नोइंग व्हाट आर द एजेस। नॉर्मली बच्चों को पता होती है, लेकिन एक बात मैंने ऐड ऑन कर दी, बता भी दी कि एजेस क्या होती हैं, फेसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। अच्छा अब अगर ऊपर में लेके आऊं आपको, अब मैं आपसे कहूं यहाँ कितनी एजेस हैं इस प्रिज्म में, तो आप देखें 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ट्राइंगल की 3 एजेस, पीछे वाले ट्राइंगल की 3 एजेस, कितनी हो गए? 6। और बाकी ये 3 पैरेलल लाइंस, 7, 8, 9, 9 एजेस हो गई। मैं नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब देखें कितनी एजेस हैं, ए एफ, बी ई और सी डी, ए बी, ए सी और बी सी, एफ ई, ई डी और एफ डी। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 एजेस हैं। अच्छा फेसेस कितने? तो सरफेस एरिया के लिए जितने फेसेस का एरिया निकाला था वो सारे सरफेसेस हो गए। इस केस में 5 है। आप देख सकते हैं 5 फेसेस हैं, वो तो हमें पता है फेसेस तो। अच्छा वर्टिसेस एजेस की बात भी हो गई। वर्टिसेस कितने हैं? तो देखिए ए बी सी एफ ई डी, 6 वर्टिसेस। टोटल पॉइंट्स हैं ए बी सी एफ ई डी, 6 वर्टिसेस। तो इसकी अगर हम बात करें 6 वर्टिसेस हैं, 9 एजेस हैं और 5 सर्फेसेस हैं। तो वी शुड बी नोइंग कितने एजेस होते हैं, क्या होता है। अच्छा क्यूब और क्यूबर्ड की बात करते हैं। कितने वर्टिसेस हैं भाई? देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आगे 4 पीछे, 8 वर्टिसेस। अच्छा क्यूबर्ड या क्यूब के कितने फेसेस हैं? वो तो हमें पता है 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा भाई एजेस कितनी हैं? तो आइए एजेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 यहाँ 4 पीछे,
4 और 4 8, 9 10 11 और 12 जो पैर लाइंस हैं वो हो गए, 12 एजेस हो गई। तो 8 वर्टिसेस, फिर इन 8 वर्टिसेस के दरमियान अगर हम देखें तो कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं और फेसेस कितने हैं? 6। जब सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के फेसेस हमें पता है, कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम, 3 फेसेस हैं। अच्छा, इसमें एजेस कितनी है? अब ये जो सर्कुलर होती हैं ये थोड़ी एजेस होती हैं, तो सिलेंडर में जो 2 ही एजेस हैं। और वर्टिसेस कितने हैं? तो सिलेंडर में तो पॉइंट्स खैर होते ही नहीं है, जैसे 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्टेक्स होता है, 2 वर्टिसेस के दरमियान एजेस होती है ना। सिलेंडर का केस मुख्तलिफ है। सिलेंडर में सर्कुलर फेसेस हैं तो वो एजेस, और एजेस सिर्फ 2 ही हैं। नहीं, एजेस कहाँ है, सॉरी, है ही नहीं। बल्कि सिलेंडर में कौन सी एजेस होती हैं? सिलेंडर्स में कोई एजेस नहीं होती। सिलेंडर में कौन से वर्टिसेस होते हैं? कोई वर्टिसेस नहीं होते। कोई वर्टिसेस होते हैं सिलेंडर में? कोई ऐसा पॉइंट होता है? कोई वर्टेक्स नहीं होता। ना कोई वर्टेक्स होता है सिलेंडर में, और ना ही सिलेंडर में कोई एज होती है। सिर्फ सिलेंडर के सरफेसेस होते हैं, फेसेस होते हैं, जिनका एरिया हम निकालते हैं। पिरामिड की हमने बात कर ली। मुझे पता है एजेस, वर्टिसेस या फेसेस, इसमें किसी को कोई मसला है या सबको क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर लिखते हैं ताकि हम कौन की डिस्कशन स्टार्ट कर दें। एजेस, फेसेस और वर्टिसेस की डिस्कशन सबको क्लियर है? एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं। अच्छा जी, चलें, सही है, क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। एजेस, फेसेस, वर्टिसेस सबके जहन में होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पिरामिड में बी डी एच की बात हो रही है, 1 मिनट। एक मिनट, पिरामिड में मैंने कितनी एजेस कंसिडर की हैं? ए बी, ए डी, अरे हाँ, पिरामिड में तो हमने एजेस कंसिडर की नहीं है सारी। सही है, पिरामिड में हमने कितनी एजेस ली हैं? कम एजेस ली हैं। वेट, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, फिर बी डी, डी ई, ई एफ और एफ बी, ये भी तो सारी एजेस है। सही है, थैंक यू ईशा फॉर रिमाइंडिंग। ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, हमने ये वाली एजेस ली। उसके अलावा कितनी एजेस हैं इसमें? बी डी, डी ई, ई एफ और बी एफ, ये भी हमारी एजेस हैं। तो अगर मैं पिरामिड में देखूं तो कितनी एजेस होंगी कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस हैं। 8 एजेस हैं। उसके अलावा 5 वर्टिसेस हैं। 8 एजेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं और 5 फेसेस हैं। तो हमने सिर्फ 4 एजेस लिखी थी, बाकी जो बेस जो स्क्वायर है उसकी एजेस हमने काउंट ही नहीं की थी, जो कि काफी बड़ी गलती थी। तो ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ और बी डी, डी ई, एफ, एफ बी, ये कुल मिला के एजेस होंगे। बाकी हमने ऊपर वाले सॉलिड्स में जो सारी एजेस काउंट की हैं, हमने प्रिज्म की सारी काउंट की, क्यूबॉइड की, क्यूब की हमने सारी काउंट की, 4 ऊपर की, 4 नीचे की, 12 एजेस हमने कंसिडर की थी। बिल्कुल सही। और पिरामिड के अंदर जो है हमने 4 ली थी और 4 नीचे वाली हो गई, तो कुल मिला के 8 हो गई, 8 एजेस।
सही है बेटा। अब क्लैरिटी है सबको? पूछा करें सवाल, कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, दिमाग नहीं चलता, कभी कुछ हो जाता है, आगे पीछे दिमाग होता है, तो कोई ऐसी कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें। कंफ्यूजन से जो है बहरहाल इंसान अपनी गलती को ओवरकम करता है, तो कंफ्यूजन जो है वो शेयर किया करें। सबको क्लियर है एजेस और फेसेस का कॉन्सेप्ट? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें अभी भी। सही है बेटा, पिरामिड की गुफ्तगू हमने कर ली और अब आते हैं कोन की डिस्कशन पे। और एजेस फेसेस वर्टिसेस हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया, जिसका इस्तेमाल एग्जामिनेशन में आएगा तो हम पिक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कोन। अच्छा, कोन इज अ सर्कल बेस्ड पिरामिड, ये बात हमने ऊपर भी लिखी थी। एक सर्कल बेस्ड पिरामिड को कोन कहा जाता है। अच्छा, जब भी कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का एग्जामिनर देगा तो एग्जामिनर लिखेगा, फॉर्मूला जो एग्जामिनर देगा वो कहेगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। जब भी कोन का फॉर्मूला एग्जामिनर देता है या पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला देता है तो हमेशा दोनों केसेस में 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट ही देता है, क्योंकि कोन भी एक पिरामिड ही है, इसलिए फॉर्मूला 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है। तो कोन के केस में जो बेस एरिया है वो सर्कल है, और सर्कल का एरिया हम सब जानते हैं, द बेस एरिया इज अ सर्कल। और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर है। दैट इज वाई जब भी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला किताबों में लिखा जाएगा या लिखा जाता है किताबों में और हम इस्तेमाल करते हैं, तो वी राइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि द बेस एरिया इज अ सर्कल and the base area is a circle and the area of the circle is pi r square. 1/3 into base area into height, और बेस एरिया एक सर्कल है, लिहाजा इसका फॉर्मूला बन गया 1/3 इंटू बेस इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम के फॉर्मूले में कोई मसला किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पहले कोन को देखते हैं, कोन को जरा देखें, गौर से देखें। तो जो परपेंडिकुलर हाइट है उसको एच कहते हैं, जो सर्कल का रेडियस है उसको आर से डिनोट किया हुआ है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, याद रखिए कोन के अंदर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये जो लाइन है ना, ये जो स्लांट लाइन नजर आ रही है हमें, स्लांट लाइन, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। दिस इज डिनोटेड बाय एल। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, वेट करें। ए है, ये पॉइंट है, लेट सपोज दिस पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज एक्स। तो ए एक्स हमारा हाइट है, ए एक्स हमारी हाइट है, और ए सी और ए बी, दीज आर द स्लांट हाइट्स। तो याद रखें ये जो एल है, दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। What is L? L is the slant height of the cone. तो ये जो हाइट ऑफ द कोन है, जो रेडियस है और जो स्लांट हाइट है, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, हमेशा। वर्टिकल हाइट, द बेस रेडियस एंड द स्लांट हाइट, दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अगर तो इन तीनों में से कोई दो दिए तो तीसरा आ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज केस में एल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट वुड बी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन लेट सपोज मुझे हाइट निकालनी है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हाइट निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर लेंथ निकालनी होगी तो ये होगा
स्लांट हाइट लेंथ बोल रहा हूँ, स्लांट हाइट निकालनी होगी तो ये इस्तेमाल होगा, एच निकालनी होगी हाइट तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, रेडियस के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सही है, एक सवाल आ सकता है सर स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस भी आता है, यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा बेटा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लेंथ है, स्लांट हाइट हाइट और रेडियस लेंथ है एंड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस का कोई ऑब्जेक्ट माइनस लिखने का कोई पर्पस ही नहीं बनता, लिहाजा यहाँ पर माइनस नहीं लगाया जाता क्योंकि ये लेंथ एंड लेंथ्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन तीनों का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, तो इन तीनों के को पाइथागोरस थ्योरम से लिंक किया जाता है। अच्छा बाज होगा भाई इन तीनों में से कोई दो होंगी तीसरी आ जाएगी, लेकिन अगर इन तीनों में से दो ना हो कोई एक हो फिर क्या करें? तो सर फिर यकीनन कोई एंगल दिया होगा। जी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कभी तीन में से एक लेंथ हो तो फिर थीटा वुड बी गिवन। If only one length, if only one of these lengths is given, then the examiner will give one of the angles and we can use trigonometric ratios. तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस के साथ साथ सोकाटोवा का इस्तेमाल भी होगा अगर एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट है तो बात वही बार बार आती है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सोकाटोवा भी लग सकता है और पाइथागोरस भी लग सकता है। तो कुछ सवाल ऐसे भी देखे गए जिसमें इन तीनों में से खाली एक चीज दी हुई होती है लेकिन फिर साथ एंगल दिया हुआ होता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि ट्राइंगल की अगर हम एच आर और एल तीनों निकालना चाहते हैं तो हमारे पास या तो कोई दो लेंथ होनी चाहिए या फिर एक लेंथ और एक एंगल होना चाहिए ताकि हम बाकी चीजें निकाल सकें। याद रहे वॉल्यूम और सरफेस एरिया मिला के हाइट रेडियस और स्लांट हाइट तीनों का काम आता है, तीनों का काम होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज। वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है आप देखें, वॉल्यूम के फॉर्मूला में आर और एच इस्तेमाल हो रहे हैं, स्लांट हाइट का कोई काम नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया के अंदर स्लांट हाइट का काम आता है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो स्लांट हाइट ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर सरफेस एरिया निकालना है तो वी शुड बी हैविंग द स्लांट हाइट। अच्छा अब हमने जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एच आर और एल का जो है हमने डिटेल डिस्कशन कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस एरिया। कोन में कितने सरफेसेस होते हैं ना इन अ कोन, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर ऑल टुगेदर? तो अब मैं यहाँ सरफेसेस की बात करता हूँ। तो कोन में अगर सॉलिड या क्लोज्ड कोन है, सॉलिड या क्लोज्ड है अगर कोन, तो इसका मतलब टू सरफेसेस होंगे। कौन कौन से? एक है कर्व सरफेस एरिया और एक होगा बेस एरिया। अच्छा कर्व सर्विस एरिया का फॉर्मूला सर क्या होता है? तो बेटा जब भी कर्व सर्विस एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है ना, एग्जामिनर देता है ये फॉर्मूला, और कर्व सर्विस एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ तो होता है, याद भी होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है पाई आर एल। कर्व सर्विस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जैसे सिलेंडर में कैसे साइड की जो बॉडी होती है 2 पाई आर एच कहते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया। तो कोन में ये जो साइड की बॉडी होती है ना, इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, which is pi r l। और कोन का जो बेस एरिया है वो सर्कल है, इट्स अ सर्कल, एंड दैट इज उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे कोई कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो मैं कहूंगा टोटल सरफेस एरिया वुड बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। आई रिपीट सर, कोन में कितने सरफेसेस होते हैं? कोन में दो सरफेसेस होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और एक बेस एरिया। बेस एरिया सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो कि एग्जाम में गिवन होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मेक्स द टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सर क्या ये सिर्फ सॉलिड और क्लोज सिलेंडर के लिए? जी बेटा, अगर कभी ओपन सिलेंडर हो, ओपन सिलेंडर बोल रहा हूं, ओपन कोन, अगर कोन ओपन हो, आपने पॉपकॉर्न्स खाए हो तो कॉनिकल शेप में, आप कॉनिकल कंटेनर में आपको पॉपकॉर्न्स मिलते हैं,
कोन शेप होता है, वो जो रैपर हमें मिलता है, डब्बा जो मिलता है वो कोन शेप होता है। तो अगर कोन शेप है तो आप देखिए टॉप में जहाँ पॉपकॉर्न डाले जा रहे हैं वो टॉप से तो ओपन है। इसका मतलब जब ओपन कोन होगा तो फिर एक ही सरफेस होगा और वो एक वाहिद सरफेस जो है हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। भाई कोन में तो है ही दो सरफेसेस, लेकिन अगर उन दो सरफेसेस में से भी एक सरफेस नहीं होगा तो एक ही बचेगा और वो वाहिद जो सरफेस बचेगा वो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो ओपन कोन में सिर्फ पाई आर एल होता है, लेकिन जो क्लोज या सॉलिड कोन होती है उसमें पाई आर एल के साथ साथ जो बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर वो भी मौजूद होता है। तो ये हमारे सरफेस एरिया के हवाले से बात हो गई। जितना सरफेस एरिया के हवाले से बात हो गई है उसको नोट डाउन कर लें और लिख दें डन एंड क्लियर। और ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, ये भी कॉपी कर लें। ये जो लिखे हुए हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ सेक्टर, तो इस पे हम गुफ्तगू भी करते हैं। तो अभी जितने फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो नोट डाउन कर लें, उसके बाद डन एंड क्लियर लिख दें और ये वाली चीज भी कॉपी कर लें। तो इंशाल्लाह इस वाली चीज पे थोड़ी वजाहत के साथ डिस्कशन करता हूँ।
अच्छा बेटा, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को कोन के हवाले से। अच्छा, पहले नेट्स ऑफ द 3D सॉलिड्स हमारे सिलेबस में नहीं था 2018 से पहले, बाद 2018 से आ गया है। और नेट ऑफ द 3D सॉलिड्स में हर 3D सॉलिड की नेट के बारे में डिस्कशन होगी। वो जो डिस्कशन नेट ऑफ द 3D सॉलिड्स की है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जब ये 3D सॉलिड्स के तमाम 3D सॉलिड्स के नेट्स हमारे सिलेबस में नहीं थे, नेट्स की ड्राइंग आती है बाकायदा, एक एक्यूरेट ग्रिड होती है और एक्यूरेट ग्रिड पर बाकायदा नेट्स की ड्राइंग आ गई है हमारे सिलेबस में 2018 से। तो वो नेट्स की ड्राइंग जो है वो इंशाल्लाह उस पर बाद में बात होगी कि वो कैसे ड्रॉ होती हैं। लेकिन कोन के हवाले से जो है ना, वो नेट्स की डिस्कशन पहले से है। जब से कोन जब जब कोन की डिस्कशन होती है तो कोन की का नेट्स, कोन के नेट्स के बारे में डिस्कशन करना लाजमी होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे आए हुए। तो अब अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल शेप कोन है और 2 डायमेंशनल शेप सेक्टर है। अब मैं आपके सामने बातें रखता हूँ ना जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से गुफ्तगू को सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, तो अल्लाह के हुक्म से सारी बातें समझ आ जाए। अच्छा, देखते हैं। एक मैंने क्वाड्रेंट बनाया, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही है ना। अच्छा, अब आपको मैं एक्टिविटी भी दूंगा, आप घर में भी ट्राई कीजिएगा। अगर एक क्वाड्रेंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार ये क्वाड्रेंट है ना, इसको फोल्ड करो। मतलब ये जो 2 रेडियसेस आपको नजर आ रहे हैं, आप एक पीस ऑफ पेपर लो, लेना घर पे, अभी नहीं बोल रहा हूँ, पीस ऑफ पेपर लेना और उसको जो है ना एक क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट शेप में कट करना। यहाँ एक लाइन मारना, यहाँ एक लाइन मारना बराबर, और एक आर्क बना लेना। ये एक सर्कल पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, सर्कल के 4 हिस्से करना, एक सर्कल बना लेना, सर्कल के 4 हिस्से कर लेना, और जो एक हिस्सा बनेगा क्वाड्रेंट उसको सीजर से कट करके, और फिर ये एक्टिविटी ट्राई करना कि क्या दोनों रेडियसेस जब ज्वाइन किए जाते हैं तो कौन बनता है। तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये क्वाड्रेंट जो है ये कौन बन गया। अच्छा, अब ये काम सेमी सर्कल के साथ भी कर सकते हैं। सेमी सर्कल भी तो एक सेक्टर ही है ना। तो अगर ये जो सेमी सर्कल है, अब सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर काटे और दोनों रेडियसेस को ज्वाइन करें तो आपको कौन नजर आएगा, ओपन कौन। अच्छा, याद ये रखना है कि ये मामला सेक्टर से कोन में कन्वर्ट होने वाले सिर्फ क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि बच्चों के जहन में ये बच्चों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है। सर बुक्स वगैरह में जो एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि जो कुछ बुक्स होती हैं उसमें एग्जांपल्स जो होते हैं उसमें जो है क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल के बारे में बड़ी बातें करता है। तो बच्चों को पता होता है कि क्वाड्रेंट कौन बनता है, सेमी सर्कल कौन बनता है। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि कोई भी सेक्टर चाहे वो क्वाड्रेंट या सेमी सर्कल के अलावा क्यों ना हो, वो कन्वर्ट होता है कोन में। कोई भी सेक्टर कोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं एक नॉर्मल सा सेक्टर बनाऊं, ये मैंने एक लाइन ली, ये मैंने दूसरी लाइन ज्वाइन की, और मैंने जो है एक सेक्टर बना लिया, तो कोई भी सेक्टर जिसके 2 रेडियसेस को ज्वाइन किया जाए, ये रेडियस है, ये थीटा है, ये रेडियस है, और ये आर्क लेंथ है। जब आप 2 रेडियस को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको कोन बनता हुआ नजर आएगा। तो एक बात वाज़ेह हो जाए कि कोई भी सेक्टर, चाहे उसका एंगल 90 से कम हो, चाहे उसका एंगल 90 हो, चाहे उसका एंगल 90 से 180 के दरमियान हो, चाहे उसका एंगल 180 हो, चाहे उसका एंगल 180 से 360 के दरमियान हो, चाहे वो माइनर सेक्टर हो, चाहे वो मेजर सेक्टर हो, चाहे वो क्वाड्रेंट हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो, जब फोल्ड किया जाएगा सेक्टर को तो कौन बनेगा। या यूं सोचें कि जब एक कोन को खोला जाएगा तो एक सेक्टर बनेगा। दोनों तरीके से सोच सकते हैं। एक 2 डायमेंशनल शेप को फोल्ड करेंगे तो 3D फिगर बनेगा, 3D फिगर को अगर खोल दिया जाए तो 2D शेप बनेगा। तो कोन की अगर हम बात करें तो कोन को खोला जाता है तो सेक्टर बनता है, और सेक्टर को फोल्ड किया जाता है तो कोन बन जाता है।
अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी गुफ्तगू एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा होती है, तो हमें कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 फैक्ट्स आपके सामने लिखे हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्ट, थर्ड वाला फैक्ट देखते हैं सबसे पहले। स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। अब देखें आप, जब ये सेक्टर देख रहा हूं मैं, ये सेक्टर का रेडियस है ना, जब दो रेडियस को मिलाऊंगा, थोड़ा विजुअलाइज करें, एक्टिविटी तो बाद में कर लीजिएगा। अगर मैं ये दो रेडियस को मिला दूं, जब ये दो रेडियस को मिला दूंगा ना, तो जो कोन बनेगा उसकी स्लांट हाइट वही होगी जो सेक्टर का रेडियस है। जब 2 डायमेंशनल फिगर से 3D में कन्वर्ट करूंगा या 3D से 2D में कन्वर्ट करूंगा, तो एक फैक्ट जो हमारे सामने वाज़ेह होगा वो क्या है कि रेडियस ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो अगर एक कोन को खोला जाएगा तो जो कोन की स्लांट हाइट होगी वो खुले हुए फिगर का सेक्टर का रेडियस होगा। या यूं सोच लें कि अगर एक सेक्टर को फोल्ड किया जाएगा तो जो सेक्टर का रेडियस होगा, 3 डायमेंशन में जो कोन बनेगा उसकी स्लांट हाइट भी उतनी होगी। तो एक फैक्ट जो थर्ड नंबर वाला इसमें है कि स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। ये हो गया पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट की तरफ आते हैं। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से हाँ 3 2 1, तो थर्ड पे आ गए। अब सेकंड वाले पॉइंट पे आए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब सोचें, आप विजुअलाइज करें, जब एक सेक्टर को फोल्ड करेंगे तो एक कोन आएगा, लेकिन वो कोन एक ओपन कोन होगा। ये बात आप याद रखें, जब एक सेक्टर कोन में कन्वर्ट होता है तो वो एक ओपन कोन होता है, और ओपन कोन में तो सिर्फ एक ही सरफेस होता है। ओपन कोन का तो खाली एक ही सरफेस होता है, और वो जो सरफेस होता है वो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। अब मुझे बताएं कि एक पेपर 2 डायमेंशनल में एक सेक्टर था, सेक्टर को फोल्ड करके कोन बन गया, तो भाई उस पेपर का जितना एरिया सेक्टर, जितना सेक्टर का एरिया था, पेपर का एरिया तो सेम ही है ना, पेपर कोई मैंने ऐड तो नहीं किया। जितने पेपर से मेरा सेक्टर बना हुआ था उतने ही पेपर से कोन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्टर का एरिया था वही कोन का कर्व सरफेस एरिया बन गया। कोन का टोटल एरिया तो है ही नहीं ना, वो तो है ही ओपन कोन, तो उसका तो खाली एक ही सरफेस है और वो कर्व सरफेस एरिया है। लिहाजा जो सेक्टर का एरिया था वो कोन का कर्व सरफेस एरिया बन गया। तो ये सेकंड फैक्ट भी याद रखें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। और थर्ड फैक्ट जो नंबर 1 है यहाँ पर, कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। अब देखिएगा ये फैक्ट, ये हमने कोन बना लिया, सही है ना, ये कोन बन गया, इस कोन का एक रेडियस है। इस रेडियस को मैं अलग कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर जो स्मॉल आ रहा है ना वो तो सेक्टर्स के रेडियस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कोन का रेडियस जो है, कोन का जो बेस है उसका रेडियस में मुख्तलिफ कर रहा हूँ। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये थीटा 30 है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सही है। तो अगर यहाँ रेडियस 10 है तो यहाँ स्लांट हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये जो हमने थर्ड वाला फैक्ट सीखा था, स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस 10 है सेक्टर का, तो स्लांट हाइट 10 होगी, सही है। सब आए और आए, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। अच्छा, फिर एक फैक्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। निकाल के देखते हैं। पी आर है 26.1799 और राउंड ऑफ करके बन रहा है 26.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकाल के देखते हैं, पाई आर एल। अच्छा, हमारे पास बहरहाल स्लांट हाइट है, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है कोन का।
तो यहाँ पर कोन के रेडियस के लिए मैं कैपिटल आर इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे पास इस वक्त है नहीं, तो अभी हम निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। थर्ड वाला फैक्ट देख लेते ना, पहला वाला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। इसका मतलब पता है क्या है कि जब सेक्टर को फोल्ड करेंगे, जब सेक्टर को फोल्ड करेंगे तो ये जो गोल चीज आएगी कोन की, वो कैसे आएगी, वो फोल्ड, जब दोनों रेडियसेस को मिलाया तो कोन बन गया, जब दोनों रेडियसेस को मिलाया तो कोन बन गया, तो ये जो सेक्टर की आर्क लेंथ थी ये भी तो पूरी फोल्ड होके घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रेड से कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो आर्क लेंथ है ना, ये जो हिस्सा है जो रेड से कर रहा हूं मैं, ये कन्वर्ट हो गया सर्कल में, ये कन्वर्ट हो गया, यूं बन गया, देखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क लेंथ है ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये जो मैंने रेड किया हुआ है, ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू दिस सर्कल। ये आर्क इस सर्कल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, और ये जो सर्कल है ना, ये कोन का बेस है, इसका मतलब जो कोन के बेस का सरकमफ्रेंस है वो सेक्टर की आर्क लेंथ के बराबर है। आई रिपीट, सेक्टर का जो आर्क है, सेक्टर की जो आर्क लेंथ है, ये कोन का जो बेस है उसका, उसके सर्कल के बराबर, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये आर्क लेंथ सर्कल में कन्वर्ट हो गई, तो आर्क लेंथ will be equal to the circumference of this circle. Arc length is converted into a circle. Arc length will be equal to, arc is converted into a circle. Arc length will be equal to the circumference of this circle. And this circle is the base of the cone. तो यहाँ लिखा हुआ है circumference of base of the cone is equal to arc length of sector. Sector की arc length कोन का जो बेस है उसके circumference के बराबर होगी। तो अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ बेटा आप जरा मुझे बताएं कोन का रेडियस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ये पहला वाला फैक्ट इस्तेमाल करते हैं और सेक्टर की आर्क लेंथ निकालते हैं। चलो निकालें, आर्क लेंथ निकालें। तो मैंने कहा आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और आर कितना है, आर है 10। अब जरा कैलकुलेट करें। अच्छा मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेसिमल में नहीं कर रहा। ये हो गया 5 पाई अपॉन 3। तो मेरी जो आर्क लेंथ है जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ वो आ गई 5 पाई अपॉन 3। इसका मतलब ये जो कोन का बेस है जो मैंने रेड किया हुआ है, इसका सरकमफ्रेंस भी 5 पाई अपॉन 3 होगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो कोन के रेडियस को तो मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3। अब जरा सॉल्व करें, यहां से आर निकालें तो पाई और पाई कट गया, तो आर हो गया 5 अपॉन 6। कैपिटल आर वुड बी 5 अपॉन 6। सही है। तो हमने कौन सा फैक्ट इस्तेमाल किया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर निकाला, और अगर कोन का बेस का रेडियस चाहिए था तो मैंने ये कहा कि जो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर है वो कोन के बेस का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर को हमने इक्वेट कर दिया उस आर्क लेंथ से, उससे हमारे पास रेडियस आ गया जिसकी वैल्यू आ गई 5 अपॉन 6। कोई गलती तो हमने नहीं की, एक दफा मुझे देखने दे। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 5 पाई अपॉन 3 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 पाई। सही, रेडियस आ गया 5 अपॉन 6। कोन का रेडियस आ गया 5 अपॉन 6, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.83333 आ रहा है। गोज ऑन एंड ऑन। अच्छा अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है। कोन का रेडियस आ गया, मुझे कोन की हाइट निकालनी है। तो मुझे एक बात पता है कि स्लांट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आर स्क्वायर किया और एल स्क्वायर 10 स्क्वायर में से इसको माइनस किया और रूट लगाया, तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई, मेरे हाइट आ जाएगी 9.96522।
ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई, 5 एसएफ भी बहुत था, 9652 बहुत था, हाइट आ गई। अब जरा एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखिए पहला फैक्ट हमने इस्तेमाल, थर्ड वाला फैक्ट इस्तेमाल कर लिया, पहला वाला फैक्ट इस्तेमाल कर लिया, दूसरा वाला फैक्ट मैच तो कर लें। एरिया ऑफ सेक्टर आया था 26.2। देखें यहाँ पर क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इतना ही आता है या नहीं आता? कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, पाई और रेडियस कितना है 5/6 और स्लांट हाइट कितनी है 10। आइए चेक करते हैं। जबरदस्त, इसका आंसर भी आ रहा है 26.1799। आप चेक कर सकते हैं, विच इज 26.2। तो ये कर्व्स, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। देखें आप, ये दे आर इक्वल, सही है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले निकाला था, कर्व सरफेस एरिया भी रेडियस निकालने के बाद निकाला। मैं इसका पाई आर एल कर देता हूँ, कैपिटल आर कर देता हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में स्मॉल रेडियस जो है, स्मॉल आर जो है मैं सेक्टर के रेडियस के लिए ले रहा हूँ, और कैपिटल आर जो है वो मैं कोन के रेडियस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। याद रखिए दोनों रेडियस अलग अलग होते हैं। सेक्टर का जो रेडियस है ना वो कोन की स्लांट हाइट बनती है, कोन के बेस का रेडियस नहीं बनता। सेक्टर का जो रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनती है। तो कोन की स्लांट हाइट तो बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कोन का रेडियस है वो कैसे आए। तो उसके लिए पहला वाला फैक्ट इस्तेमाल होता है कि जो सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो कोन के बेस का सरकमफ्रेंस है। तो सेक्टर की आर्क लेंथ निकाल के कोन के बेस के सरकमफ्रेंस से इक्वेट किया, और इससे हमारे पास रेडियस आ गया, विच इन दिस केस इज 5/6। रेडियस आ गया, पाई आर एल का फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो ये सेकंड वाला फैक्ट है, ये भी मैच हो गया कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ये तीनों फैक्ट्स अगर आपको याद हैं, और ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो इंशाल्लाह एग्जाम में इसके हवाले से कोई सवाल आएगा तो आप फंसेंगे नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, जब एक सेक्टर टू डायमेंशनल शेप फोल्ड होता है तो वो कोन में कन्वर्ट होता है। सेक्टर का जो रेडियस होता है वो कोन की स्लांट हाइट बन जाती है। सेक्टर का जो एरिया होता है वो कोन का कर्व सरफेस एरिया बन जाता है, और वो जो कोन बनता है वो ओपन कोन होता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया। और जो सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है, वो जो कोन फॉर्म हुआ है उसका जो बेस होता है उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तीन फैक्ट्स है, तीनों को मैंने जो है वो आपके सामने रख दिया। इस एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल बात भी साबित कर दी कि देखिए वैल्यूज जो है कर्व सरफेस एरिया की, एरिया ऑफ सेक्टर की मैच भी कर रही हैं। तो मुझे पता है यहाँ किसी को किसी किस्म का कोई डाउट तो नहीं है। जो मैंने गुफ्तगू की तीन फैक्ट्स के हवाले से, क्या सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जो एग्जांपल मैंने लिखा है उसको कॉपी भी कर लें और डन एंड क्लियर लिख दें, ताकि मुझे इत्मीनान आ जाए कि सबको क्लियर है।
अच्छा बेटा बता दिया करें जब हो जाए। मैंने कितनी दफ़ा गया, आप लोग बताते ही नहीं, मैं आप लोग का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। अच्छा बेटा, तो हमने पिरामिड पे डिटेल डिस्कशन की। कोन जो कि सर्कल बेस्ड पिरामिड है, लेकिन उसकी अपनी बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की। बहुत कुछ कोन में डिस्कस करने के लिए था, हमने डिस्कस किया। अच्छा, स्फेयर हेमिस्फेयर लास्ट हैं और सबसे आसान भी हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन हम 5-10 मिनट बात करते हैं इस पर। क्या है स्फेयर? रियल लाइफ में हम जो स्फेयर देखते हैं वो कौन से होते हैं? हम देखें टेनिस बॉल, टेनिस की बॉल होती है, या फिर आप कह लें फुटबॉल है, वो स्फेयर शेप्ड है, मतलब गोल है, गोलाई है। 2 डायमेंशनल में सर्कल होता है, 3 डायमेंशनल में स्फेयर होता है, हर तरफ से गोल। तो टेनिस बॉल या फुटबॉल इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो कि स्फेयर शेप्ड होते हैं। और स्फेयर एक ऐसा 3D सॉलिड है जिसका वॉल्यूम सरफेस एरिया एग्जामिनर देता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद करना है हमें, सॉरी याद तो नहीं करना, याद कर ले तो बेहतर है, लेकिन दिया हुआ होता है। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फेयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक बात वाज़ेह कर ली जाए तो बेहतर होता है कि सेंटर ऑफ द स्फेयर से लेकर कहीं भी चले जाएं, रेडियस फॉर्म होगा। मतलब सेंटर से इस पॉइंट तक, सर्कमफ्रेंस तक चले जाएं, सेंटर। देखिए, अगर आप देखें ऊपर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, और सर्कल के अंदर अंदर भी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक कहीं भी चला जाए, कहीं भी चले जाए तो रेडियस फॉर्म होगा। इसका मतलब सेंटर से लेकर ऊपर तक चला गया मैं, ये भी मेरा आर होगा। सेंटर से लेकर मैं नीचे तक चला गया, ये भी मेरा आर होगा। सेंटर से मैं राइट चला गया तो ये भी आर होगा। सेंटर से मैं लेफ्ट चला गया तो ये भी आर होगा। सेंटर पॉइंट से लेकर मैं यहाँ तक आ गया तो ये भी आर होगा। सेंटर है ये स्फेयर का। स्फेयर के सेंटर से टॉप जाए, बॉटम आए, राइट जाए, लेफ्ट आए, दाएं बाएं, कहीं जाएंगे वो रेडियस होगा। तो रेडियस अगर मुझे स्फेयर का पता चल जाए तो इसमें कोई हाइट, कोई स्लांट हाइट, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान है स्फेयर। स्फेयर में सिर्फ रेडियस चाहिए, दैट्स इट। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पूरी बॉडी कर्व सरफेस है, पूरी की पूरी जो बॉडी है स्फेयर की वो कर्व सरफेस ही तो है। मैं लिख भी देता हूँ, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये कर्व सरफेस ही तो है, इसमें कोई स्ट्रेट सरफेस तो है ही नहीं, कोई और सरफेस तो है ही नहीं। पूरी जो बॉडी है, सिलेंडर की बॉडी 2 पाई आर एच, लेकिन उसमें और भी सरफेसेस थे। कोन की बॉडी पाई आर एल, लेकिन और भी सरफेस था उसमें एक और। स्फेयर की जो बॉडी है वो ही कुल मिला के सरफेस एरिया, और वो टोटल सरफेस एरिया ही हमारा जो है बन जाता है। लिहाजा इसका जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। द ओनली थिंग दैट वी नीड इन अ स्फेयर इज रेडियस। तो स्फेयर की डिस्कशन कर ली। अच्छा, अब जब व्हाट इज अ हेमिस्फेयर, तो हमें पता होना चाहिए इट इज हाफ ऑफ अ स्फेयर। पता होता भी है बच्चों को। अच्छा, अब जब हेमिस्फेयर भी दिया हुआ होगा ना एग्जामिनेशन में, तो फॉर्मूला स्फेयर का ही दिया हुआ होगा। अगर हेमिस्फेयर की भी डिस्कशन होगी ना उस इस सवाल में जो दिया हुआ होगा मेंसुरेशन का, तो फॉर्मूला हमें स्फेयर का ही दिया होगा, तो हेमिस्फेयर का खुद निकालना होगा। तो अगर मैं कहूँगी भाई वॉल्यूम कैसे निकला हेमिस्फेयर का, तो मैंने कहा जो 4/3 पाई आर क्यूब है उसको हाफ कर लेते हैं। अगर मैं हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब कर लूं तो 2 और 4 कैंसिल हो गए, 2/3 बन जाएंगे। तो वॉल्यूम आ जाएगा 2/3, 4 वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम उसका हाफ होता है, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। निकला कैसे? हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब से, जो कि बन के सिंप्लीफाई होकर 2/3 पाई आर क्यूब बन गया। तो भाई हेमिस्फेयर भी जब आएगा तो आपको स्फेयर का ही फॉर्मूला दिया होगा, और आप खुद से जो है उसको हाफ करके निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से हवाले से कुछ डिस्कशन करनी है। अगर हमारा हेमिस्फेयर एक ओपन हेमिस्फेयर है, अगर हमारा हेमिस्फेयर
ओपन हेमिस्फेयर है तो फिर द ओनली सरफेस वुड बी कर्व सरफेस एरिया। अगर ओपन है तो द ओनली सरफेस वुड बी द कर्व सरफेस। तो अब पूरे स्फेयर का कर्व सरफेस कितना हुआ है? पूरे पूरे स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं उसको हाफ कर लूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो है कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर ने लिखा हो ना सॉलिड या क्लोज हेमिस्फेयर, सॉलिड का लफ्ज भी यही बता रहा है, तो फिर एक बात आपने समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। जो सरफेस है स्फेयर के अंदर अंदर की तरफ था, वो सरफेस तो बेसिकली था ही नहीं, क्योंकि खाली स्फेयर अगर है तो अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो चीज अंदर की तरफ थी वो बाहर की तरफ आ गई, आप देखें। तो अब अगर ये सॉलिड या क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, इसका मतलब इसका टॉप होगा। जब टॉप होगा इसका मतलब ये है कि उसमें अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो जो पाई आर स्क्वायर है वो भी लूंगा और साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया भी लूंगा। तो जो बॉडी है हेमिस्फेयर के केस में, जो बॉडी है वो भी होगी और जो टॉप है वो भी होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर अपनी जगह और कर्व सरफेस एरिया अपनी जगह 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके अलावा अगर सॉलिड है तो टॉप भी होगा which would be pi r square, कुल मिला के 3 pi r square। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्फेयर का हेमिस्फेयर का कुछ भी मांगा जाएगा तो फॉर्मूला जो है स्फेयर के दिए हुए होंगे और उसी फॉर्मूला से हमें खुद निकालने होंगे हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ हाफ ही करना होता है। तो वॉल्यूम में सिंपल हाफ करेंगे, लेकिन सरफेस एरिया में ये देखना जरूरी है कि क्या वो हेमिस्फेयर जो है, जो हाफ ऑफ अ स्फेयर होता है, क्या वो सॉलिड है या नहीं। अगर वो सॉलिड या क्लोज हेमिस्फेयर है तो स्फेयर के सरफेस एरिया का हाफ तो कर ही लिया। स्फेयर में तो द ओनली सरफेस एरिया वाज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ किया तो मेरे पास हाफ तो हो गया, लेकिन उसके अलावा जो टॉप है अगर वो भी एग्जिस्ट करता है तो वो एक और नया सरफेस है जो स्फेयर के केस में नहीं था। स्फेयर के केस में तो देखिए अंदर की तरफ है ना ये चीज, तो वो तो सरफेस की काउंटिंग में था ही नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस की बात होती है। तो जो चीज स्फेयर में इंटरनल थी वो चीज हेमिस्फेयर में एक्सटर्नल हो गई। अब वो अगर एक्सटर्नल चीज ओपन है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल चीज जो है वो क्लोज है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है, उसको फील किया जा सकता है, वो टॉप एग्जिस्ट करता है। अगर ये हेमिस्फेरिकल बोल है, कुछ सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, हेमिस्फेरिकल बोल, उसमें लिक्विड डाल रहे हैं या उसमें पानी डाल रहे हैं या उसमें सूप डाल रहे हैं, तो हेमिस्फेरिकल जो बोल्स होते हैं वो तो टॉप उनका नहीं होता। भाई सूप अगर पियेंगे तो टॉप थोड़ी होता उसका, जब भी तो उसमें सूप जा रहा है, सॉलिड तो नहीं होता वो। तो फिर उस केस में द ओनली सरफेस एरिया इज कर्व व्हिच इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वो एक सॉलिड हेमिस्फेयर है तो ऐसे केस में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, जो बॉडी है वो, और जो उसका टॉप है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी एक सर्कल है, लिहाजा उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। अच्छा, अब हेमिस्फेयर में देखें यहां से लेकर यहां तक अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होता है, दे आर एट राइट एंगल्स। तो बाज़ औक़ात ये वाली वैल्यू दी होती है तो कुछ कंसिडरेशन सवाल में करनी होती है कि अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है। लेट्स सपोज अगर दिस इज 10, दिस वुड आल्सो बी 10। तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक कहीं भी जाएं, चाहे राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, टॉप जाएं, बॉटम जाएं, वो आर होता है। तो इस चीज़ को हम एग्जामिनेशन में सवालात में इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे, अगर हेमिस्फेयर सॉलिड है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर का सिंपल हाफ करके 2 पाई आर स्क्वायर ही मान लेते हैं। लेकिन याद रहे, अगर क्लोज या सॉलिड हेमिस्फेयर है, 2 पाई आर स्क्वायर के साथ साथ पाई आर स्क्वायर का लेना भी जरूरी होगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया इन दैट केस वुड बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इन एनी केस इज 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया of hemisphere will be 3 pi r square if it's a solid or closed hemisphere। तो सरफेस एरिया की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिस्कस कर ली, बाकी काफी गहराई में, बाकी तो इतना कुछ मुश्किल इसमें है नहीं जिसके बारे में डिस्कशन की जाए। तो यहाँ अल्लाह के फजल और करम से हमने जो है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन कर ली। हर सॉलिड की एक्सप्लेनेशन को
जितना टाइम देना था उसकी औकात से ज़्यादा ही टाइम दिया है। अल्लाह के फजल से हर कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉपर तरीके से समझा है। तो जितना भी स्फीयर हेमिस्फीयर के हवाले से उसको नोट डाउन कर लें और डन एंड क्लियर की एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि सबको हर चीज़ समझ आ गई। चले बेटा, अल्लाह के फजल करम से हमने पूरा मेंस्ट्रुएशन एंड कर दिया। सवालात कुछ ट्राई करके लाइएगा, इंशाल्लाह कल ट्राई करें सवालात कुछ कम से कम फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही ट्राई करके लाएं। तो इंशाल्लाह कल फिर पास बस मैं कराऊंगा, अगर नहीं हुए कर सके कोई मसला नहीं, मतलब जो मसले मसाइल होंगे वो देख लेंगे और शुरू से इंशाल्लाह सवालात स्टार्ट लेंगे। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं मसला आता है तो भी हम स्टार्ट ले लेंगे इंशाल्लाह। कल सवालात करते हैं प्रॉपर तरीके से कल की क्लास में इंशाल्लाह। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।